हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं 17 पेज से लेके एंड 24 पेज तक चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ तक हमने कर लिया था एग्जाम्पल 8। 17 पेज पे एग्जाम्पल 8 ये सब हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th एग्जाम्पल से और 24 पेजेस तक आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, इसने कहा एफ कोई रिंग आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ आर ओन टू आर डैश। जो इसने वर्ड यूज़ किए हैं हमें हर किसी का मीनिंग का पता है। रिंग आइसोमॉर्फिज्म यानी एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म थी जो हमने एक रिंग से दूसरे रिंग पे डिफाइन की थी। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, वो वन वन भी है, ऑन टू भी है। ऑफ आर ऑन टू आर डैश, आर से आर डैश पे हमने डिफाइन की थी। शो दैट इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर डैश भी इंटीग्रल डोमेन होगा। एफ आपने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी आर से आर डैश में। अगर ये एफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है तो अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर डैश भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमॉर्फिज्म वाली। तो देखो, जैसा कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है और एक्स और वाई आर डैश के कोई दो एलिमेंट्स हैं, तो देखो आर डैश ऑन टू भी तो है ना। आइसोमॉर्फिज्म मतलब वन वन भी और ऑन टू भी। ऑन टू है इसका मतलब क्या है, अगर आप आर डैश से कोई भी एलिमेंट लो तो उसके लिए आर में कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस एलिमेंट पर फंक्शन लगाओ वो इसके इक्वल आ जाए। यानी फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डैश देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई। अब हमें दिखाना क्या है, शो दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर डैश को अपने इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो डैश। ये ले लेंगे कि एक्स वाई इसके दो एलिमेंट थे ना, इसको इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। तो हम ले लेंगे इनकी मल्टीप्लाई जीरो डैश के इक्वल है, तो या तो एक्स जीरो डैश है या फिर वाई जीरो डैश है। देखो, पहली बात, सबसे पहले तो ये देखो इंटीग्रल डोमेन में ना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या होता था मैंने आपको बताया था। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे लिस्ट करी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी वो रिंग होती है, पहली बात तो, यानी 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड कौन सी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटेटिविटी यानी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ एंड लास्ट होती है विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है सो आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये बात भी मैंने आपको पहले बताई हुई है कि कुछ बुक्स तो यूनिटी को मानती हैं इंटीग्रल डोमेन में होना ज़रूरी है, कुछ नहीं मानती। तो इसीलिए जहाँ भी किसी को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना होता है हम 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा देते हैं। देखो, आर डैश इसने रिंग तो दी ही हुई है क्योंकि इसने कहा ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, यानी फंक्शन ये जो रिंग से रिंग पे डिफाइंड है, यानी आर डैश रिंग तो है। दो और प्रॉपर्टीज़ कौन सी बच गई यूनिटी वाली को छोड़ के, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरी कॉम्पिटेटिविटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हम कॉम्पिटेटिविटी सेटिस्फाई कराएंगे और विदाउट जीरो जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कराएंगे। पहला काम है कॉम्पिटेटिविटी। अब यहाँ तक हम आ गए ना, अगर आप एक्स वाई की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, एफ ए एफ बी। इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए बी। ये क्या हो गया, एफ बी ए एफ बी एफ ए वाई एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ गया, यानी ये कॉम्पिटेटिव रिंग है। फिर हम लेके चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जीरो डैश के इक्वल है। हमें क्या दिखाना है कि या तो एफ ए ज़ीरो है या तो एक्स ज़ीरो है या फिर वाई ज़ीरो। देखो, एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन जीरो डैश के इक्वल है। एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन क्या है, एफ ए एफ बी, दिस इज इक्वल टू जीरो डैश, यानी एफ ए बी इक्वल टू जीरो डैश। अब देखो, ये हमें पता है कि जब जैसे आपने आर से आर डैश पर डिफाइन की है ना ये होमोमॉर्फिज्म, तो इसकी जो यूनिटी है, यूनिटी नहीं एडिटिव इनवर्स, उसके ऊपर जब हम फंक्शन लगाते हैं तो किसके इक्वल आता है, इसके एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी। दोबारा बताती हूँ,
आर डैश की एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर अगर हम एफ फंक्शन लगाते हैं तो वो आर डैश की एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि ए बी यानी इस आर के किसी एलिमेंट के ऊपर हमने फंक्शन लगाया और वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, यानी ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एफ 1 1 हो। और ये इसने दिया हुआ है कि आइसोमॉर्फिज्म है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसीलिए अगर किसी की इमेज 0 डैश हो और वो फंक्शन 1 1 हो तो हम कहते हैं ए बी हमेशा ही 0 होगा। अब ए बी 0 है और आर इंटीग्रल डोमेन है और ए और बी दोनों ही आर के एलिमेंट हैं, यानी आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है ना, तो विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। या तो ए 0 हो जाएगा या फिर बी 0 हो जाएगा। अब अगर ए 0 हो गया तो एफ ऑफ ए भी 0 डैश हो गया, और अगर बी 0 हो गया तो एफ ऑफ बी 0 डैश हो गया। क्योंकि अगर ए 0 है, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है रिंग आर की, तो उसके ऊपर फंक्शन लगाने पे एडिटिव आइडेंटिटी आती है ना आर डैश की, तो एफ ऑफ ए 0 डैश हो गया, एफ ऑफ बी भी 0 डैश हो गया। यानी अगर ए 0 है तो एफ ऑफ ए 0 डैश के इक्वल हो गया, और बी 0 है तो एफ ऑफ बी 0 डैश के इक्वल हो गया। एफ ऑफ ए क्या है, एक्स, एफ ऑफ बी क्या था, वाई, यानी एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन 0 डैश के इक्वल है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। इसका मतलब वो कम्यूटेटिव रिंग भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, तो ये क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन। 10th में इसने कहा अगर ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है आर ओन टू आर डैश, तो शो दैट आर डैश इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो आर भी इंटीग्रल डोमेन होगा। एफ एक रिंग आइसोमॉर्फिज्म है आर ओन टू आर डैश, तो आर डैश अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आर इंटीग्रल डोमेन होगा। 9th एग्जाम्पल में इसने क्या कहा था कि अगर ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है आर ओन टू आर डैश, तो आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर डैश होगा, यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है। यानी अगर ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है और आर डैश इंटीग्रल डोमेन है तो आर भी इंटीग्रल डोमेन होगा। अब आर किसी को भी इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, उसको कम्यूटेटिव दिखा देते हैं और दिखा देते हैं कि इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी है। तो क्या है, देखो आर से आपने ए और बी दो एलिमेंट लिए, तो एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, और एफ ऑफ बी ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। ये तो होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी है ना, और ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। अब आर डैश इंटीग्रल डोमेन है और एफ ए और एफ बी दोनों आर डैश के एलिमेंट्स हैं, सो एफ ए इंटू एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए बी, इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी ए। अब हमने अभी कहा ये आइसोमॉर्फिज्म है, यानी 1 1 है। यानी 1 1 का मतलब क्या है, अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी दोनों एलिमेंट आर के हैं और ए बी इक्वल आ गया बी ए के, तो आर क्या हो गया, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, आर को विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो ए बी को 0 ले लेंगे, फिर हम ये प्रूव कर देंगे आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। प्रूव कैसे करेंगे वो देखो, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि ए बी 0 है तो एफ ए बी इक्वल टू एफ 0 एंड एफ 0 विल बी इक्वल टू 0 डैश। अब एफ ऑफ बी ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 डैश। अब आर डैश के किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 डैश के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, या तो एफ ए 0 है या फिर एफ बी 0 है, क्योंकि आर डैश एक इंटीग्रल डोमेन है ना, और विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। तो इसका एफ ए 0 डैश के बराबर है, और एफ मैंने आपको भी बताया था क्या है, 1 1 है। तो अगर किसी एलिमेंट की इमेज 0 की एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है और वो जो एफ है वो 1 1 है, तो ऑब्वियसली वो जो ए है वो क्या होगा, आर की एडिटिव आइडेंटिटी। और ये भी, यानी ए बी 0 के इक्वल है, तो या तो आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो इंटीग्रल डोमेन होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर डैश इंटीग्रल डोमेन होगा, और आर डैश इंटीग्रल डोमेन है तो आर इंटीग्रल डोमेन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट में इसने कहा डी अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है और एफ कोई फील्ड है। देखो डी दिया इंटीग्रल डोमेन, एफ दिया फील्ड, और मैपिंग डिफाइन कर दी इस इंटीग्रल डोमेन से इस फील्ड पे। किस टाइप से कि साई ऑफ ए इक्वल टू A1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी, you have to show that psi is an isomorphism of D into F. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। लेकिन इसने यहाँ बात कर दी इनटू की, तो ऑन टू कंडीशन यहाँ से हो गई आउट। ठीक है, इनटू और ऑन टू दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो इसने जब इनटू ही कह दिया तो ऑन टू वाली चीज़ को हटा के कौन कौन सी बच गई? होमोमॉर्फिज्म और 1-1। उन दोनों को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अगर ये होमोमॉर्फिज्म और 1-1 हो जाती है तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। 1-1 के लिए आप क्या करते हो, सॉरी होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या करते हो? दो प्रॉपर्टी होती है, साई ए बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये तो आप प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही फिर आपने क्या किया, साई ए बी इक्वल टू साई ए बी, ये दिखा दिया। यानी ये होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इंप्लाइज दैट साई इज एन होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म, सॉरी आर्टिकल मिस्टेक नहीं करते। अब 1-1 दिखाना है तो दो फंक्शंस को सेम लेके चलते हो और फिर ये दिखाते हो कि ए और बी ही इक्वल होंगे, यानी साई ए इक्वल टू साई बी आप लेके चलते हो। अब साई ए क्या होगा? A1, साई बी क्या होगा? B1, यानी ए इक्वल टू बी, तो 1-1 है। इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म है डी की इनटू एफ। अगर यहाँ पे इनटू नहीं होता ना, ऑन टू होता, तो हमें ऑन टू कंडीशन और सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ती। 12th एग्जाम्पल में देखो, अगर आर रिंग है विद यूनिटी, यानी 8 प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं और यूनिटी भी ये कंटेन करता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर है। लेट अस कंसीडर अ रिंग, एक रिंग हमने कंसिडर कर ली आर डैश और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंडर द ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस इन्हें अपनी मर्जी से लगाए हैं। डिफाइन कैसे किया है कि किन्हीं दो पे ये लगाओगे ना तो a प्लस बी प्लस 1 के इक्वल आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला लगाओगे तो ए बी प्लस ए प्लस बी, यानी ये रिंग फॉर्म करती है इस वाले प्लस के और इस वाले मल्टीप्लिकेशन के अंडर, जो कि इस और इस टाइप से डिफाइन है। शो क्या करना, देखो शो दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। देखो आर को आपने आर डैश के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। नाम से ही पता चल रहा है किसी भी रिंग को किसी दूसरे रिंग के, या किसी भी ग्रुप को किसी ग्रुप के, या कुछ भी है, किसी को किसी दूसरे के आइसोमॉर्फिक प्रूव करने का मतलब क्या होता है? आपको ये प्रूव करना होता है कि उन दोनों के बीच में एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है। यानी आपने साई आर से आर डैश पे डिफाइन कर दिया सच दैट साई ऑफ ए इक्वल टू A-1। इसको आपने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है तो हम कहेंगे आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म 1-1 एंड ऑन टू। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम करते हैं, वेल डिफाइंड बताते हैं, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई भी मैपिंग या फंक्शन मानते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हाँ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए और 1-1 प्रूव करने के लिए बिल्कुल ही अपोजिट प्रोसीजर होता है। 1-1 में आपको पता है हम फंक्शन की वैल्यू को सेम लेके चलते हैं और फिर ये दिखा देते हैं वो एलिमेंट ही सेम थे। वेल डिफाइंड के लिए हम एलिमेंट्स को सेम लेके चलते हैं और फिर ये दिखा देंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू उन दोनों पॉइंट्स पे सेम है। अगर ए बी के इक्वल है तो A-1 इक्वल टू B-1। A-1 क्या है? साई ऑफ ए। B-1 क्या है? साई ऑफ बी, यानी साई ऑफ ए इक्वल टू साई ऑफ बी। दिस इज वेल डिफाइंड। होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, साई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ये वाला प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा साई ऑफ ए। ऑपरेशन बोल देती हूँ मैं इसको, प्लस तो हम बोल नहीं सकते ना, प्लस तो दूसरा होता है, इसने इस टाइप से डिफाइन किया है। तो ए के ऊपर जब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएं तो साई ए ऑपरेशन साई बी के इक्वल हो जाए, ये तो इजीली हो जाएगा। a प्लस B-1, इसको क्या लिख सकते हो? A-1 प्लस B-1 प्लस 1। ये क्या है? साई, देखो इस टाइप से, क्या इसके जैसा ही है ना ये, बस यहाँ पे A-1 है, यहाँ पे B-1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A-1 और यहाँ क्या आ जाएगा? B-1। अब A-1 क्या है? साई ऑफ ए, और B-1 क्या है? साई ऑफ बी। तो दिस इज इक्वल टू साई ऑफ ए ऑपरेशन
साई ऑफ बी। तो ये इसके इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाइड। ऐसे ही सेकंड कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी इनके बीच में ये वाला ऑपरेशन लगा लेना ऐसे। तो ये होमोमॉर्फिज्म होगी। 1 1 मतलब फंक्शन सेम लिए एलिमेंट सेम आ गए। ऑन टू मतलब आर डैश में कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए आर में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसके ऊपर साई लगाओ और वो एक इक्वल आ जाए। अब ए अगर आप आर डैश में से लेते हो तो आर में a+1 एग्जिस्ट करता है ना, सच दैट साई अगर आप a+1 पे लगाते हो तो क्या आएगा, जो भी यहाँ होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं ना हम, यानी साई ऑफ a इक्वल टू a-1 था, तो साई ऑफ a+1 क्या हो जाएगा, a+1 -1, यानी a बच गया। यानी इसके लिए हमें इसमें a+1 मिल गया, सच दैट उसके ऊपर हमने ये फंक्शन लगाया वो a के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब साई ऑन टू है, यानी जो r और r डैश है ना उसके बीच में हमें एक ऐसा मैपिंग मिल गई सच दैट दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। सो दिस इम्प्लाइज दैट r इज आइसोमॉर्फिक टू r डैश। यही आपको दिखाना था। 13th एग्जाम्पल। 13th एग्जाम्पल क्या कहता है, r अगर रिंग है और x एक ऐसा सेट है कि उस सेट से r पे हमने एक मैपिंग डिफाइन की है जो 1 1 है और ऑन टू है। किसी सेट से किसी रिंग के ऊपर हमने मैपिंग डिफाइन कर दी जो कि 1 1 है और ऑन टू है। आपको ये दिखाना है कि ये जो होगा ना ये रिंग होगी, जो x है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा। अब रिंग फॉर्म करने के लिए इसने कह दिया कि एडिशन इस टाइप से डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइंड है, और ये भी शो करो कि x r के आइसोमॉर्फिक है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बिल्कुल बात ध्यान से सुनो। रिंग प्रूव करने के लिए हम 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएंगे, वो हो गई तो इसका मतलब वो रिंग हो जाएगी। एक्स को आर के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में भी हमने किया, कोई भी दो आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, अगर उनके बीच में ऐसी मैपिंग हम बता दें जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, यानी आइसोमॉर्फिज्म हो। अब ये है तो एफ है, एक्स और आर के बीच में एफ इन्होंने डिफाइन कर तो रखी है जो 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो अगर आप एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दो तो क्या आपको नहीं लगता कि एक्स आर के अपने आप आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको रिंग दिखाएंगे, पहले ही दिखाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएगा दोनों की, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हो, जो x है ना, x को रिंग दिखाना है, इसके अंदर से दो एलिमेंट ले लिए a और b। अगर a और b x में से हैं तो f ऑफ a और f ऑफ b r में से होंगे। अब एक बात बताओ, अब इस टाइप का कोई फंक्शन है एफ ए और एफ बी आर में है और आर एक रिंग है, तो उनका एडिशन भी इस रिंग में होगा होगा और उसके ऊपर आपने एफ इनवर्स लगा दिया, वो किस में चला जाएगा फिर एक्स में, क्योंकि एफ ए प्लस एफ बी ये तो है आर का एलिमेंट। आर के किसी एलिमेंट पे एफ इनवर्स अगर आप लगाओगे तो वो वापस एक्स का एलिमेंट हो गया ना, ठीक है। इसके किसी एलिमेंट पे एफ लगाओ तो वो इसका एलिमेंट हो जाता है, इसके एलिमेंट पे एफ इनवर्स लगाओ तो वो इसका एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट बन गया, एक्स का। उसी टाइप से ये भी किसका एलिमेंट बन गया, एक्स का। लेकिन ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, और ये किसके इक्वल है, ए इंटू बी के। तो ए और बी आपने एक्स से दो एलिमेंट लिए थे, ए प्लस बी भी एक्स में बिलोंग कर गया, ए इंटू बी भी एक्स में बिलोंग कर गया, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ से ये अगली प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेगा। बीच में इसने ये प्रूव कर दिया कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, ताकि हमारा ये काम तो बिल्कुल निपट जाए, इसको हम निपटा के साइड में रख दें, ठीक है ना। फिर हम जस्ट जो 6 प्रॉपर्टीज बची है उनको सेटिस्फाई करा दें, हमारा एग्जाम्पल हो जाए कंप्लीट। इसलिए इसने किया। अब जैसा कि ये 1 1 ऑन मैपिंग है तो ये यूनिकली डिफाइंड है, ये भी और ये भी। अब इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ बी, क्योंकि मैंने आपको भी इन्होंने बताया ना यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, f को उधर ले जाओ, f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ बी। सिमिलरली f ऑफ a इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। ये दोनों कंडीशंस किसकी हैं, होमोमॉर्फिज्म की।
तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नहीं लिखी हुई, उसको आपको लिखना है एग्जाम में कि ए और बी एक्स से एलिमेंट लेते हुए इसने नहीं दिखा रखे, आपने शो करने हैं और फिर ये प्रूव करके दिस बिलोंग्स टू एक्स, फिर आपने ये और लिखना है कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो दिस बिलोंग्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू एक्स and this belongs to x, this implies that a into b belongs to x। फिर आप दिखाओगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। फिर चलते हैं हम, देखो इन्होंने जिस सीक्वेंस में प्रूव कर रखे हैं ना वो मैंने लिख दिए हैं एक बार, 6 प्रॉपर्टीज थी ना, तो इन्होंने ना इस सीक्वेंस में प्रूव कर रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप तो अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन बुक में जिस हिसाब से किए हुए हैं मैंने ये वो लिखा हुआ है। एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव किया हुआ है पहले, फिर कॉम्पिटिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप सीक्वेंस में भी कर सकते हो। देखो पहले किसकी बारी है, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जब ये निकाला ना इसने, ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के, लेकिन एफ क्या है, 1 1 है। अब दो फंक्शंस पे उसकी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब दो फंक्शन पे नहीं, दो वैल्यूज़ पे उस फंक्शन की वैल्यू सेम है तो वो वैल्यूज़ ही सेम होंगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये वाला विल बी इक्वल टू दिस, यानी ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर बारी आती है कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही होगा। फिर एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनको भी आप डायरेक्टली लिखोगे कि ए इंटू बी प्लस सी इसके इक्वल होगा और बी प्लस सी इंटू ए इसके इक्वल होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज एज इट इज़ लिखनी है, इसमें प्रूफ करने का कुछ नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इन्होंने बोला हुआ आपको वेरीफाई करना है तो कर देना। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख के इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलिए अब सिंस, और अगर टाइम कम है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, टाइम पे और मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको प्रूव करोगे या नहीं। अब 2 रह गई, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हम ये प्रूव करेंगे कि आइडेंटिटी कौन है इसकी, एफ इनवर्स 0। अब देखो ए के अंदर अगर आप एफ इनवर्स 0 ऐड करते हो तो क्या आएगा, इन पे वो लगाओ फंक्शन जैसे लगाया जाता है। कोई एलिमेंट्स अगर एडिशन में हो ना तो कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने एडिशन को, इसके ऊपर भी फंक्शन, इसके ऊपर भी फंक्शन, उनका एडिशन और फिर ब्रैकेट बंद करके एक और एफ इनवर्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स 0 ये क्या है, 0, 0 को हटा दो, एफ इनवर्स एफ ए, फिर ये कैंसिल हो गया, ए बच गया, यानी इसमें इसको ऐड करो, ए ही एज इट इज आ जाता है, तो ये 0 है, यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी है एक्स की। इनवर्स मतलब ए का इनवर्स कौन होगा, ए का इनवर्स होगा एफ इनवर्स माइनस एफ ए, क्योंकि जब आप लगाओगे ना फंक्शन इसके इक्वल आ जाएगा, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है एक्स की, तो एक्स ए का इनवर्स कौन है, एफ इनवर्स माइनस एफ ए। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं, तो दिस इज अ रिंग। अब और हमने होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया था, 1 1 और 2 इसने दिया ही हुआ है, तो ये रिंग है, और x और r ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। और वैसे तो आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये प्रूव कर लोगे, लेकिन इनमें से 2 है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाला कोई भी एक, ये वाला मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ, उसी हिसाब से फिर आप ये कर लेना। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b प्लस सी इंटू ए। अब इन पे ऊपर एडिशन किस टाइप से डिफाइंड है, इसके ऊपर f लगाओ, इसके ऊपर f लगाओ, उनका एडिशन कर दो और बाहर एफ इनवर्स। अब इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक एलिमेंट मान लो। मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से डिफाइंड है, इसके ऊपर एफ लगाओ, लगा दिया, इसके ऊपर एफ लगाओ, लगा दिया, और उनकी मल्टीप्लिकेशन, और बाहर फिर एक एफ इनवर्स। अब एफ इंटू एफ इनवर्स तो हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी बन गया, तो एफ इनवर्स एफ बी प्लस एफ सी इंटू एफ ए। अब एफ ए इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ भी, तो उसको अलग अलग कर लो, क्या हो गया, एफ बी एफ ए प्लस एफ सी इंटू एफ ए, और एफ इनवर्स इस पे भी हमने लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। अब ये चीज़ क्या है, बी डॉट ए ही तो है,
बी और ए इनकी मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से डिफाइंड है, इसके ऊपर एफ लगाओ, इसके ऊपर एफ लगाओ, उनकी मल्टीप्लिकेशन और बाहर एक एफ इनवर्स। तो ये क्या है, बी डॉट ए ही तो है, ये क्या है, सी डॉट ए है। इसको इसके इक्वल ही आपको प्रूव करना था। ऐसे ही आप दूसरे वाला कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स की। डेफिनेट जो स्पेलिंग है उसमें ई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। देखो एम्बेडिंग ना कुछ भी हो सकता है, एम्बेडिंग मैपिंग भी हो सकती है, एम्बेडेड रिंग भी हो सकती है। तो दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। एम्बेडिंग मैपिंग क्या है, आर और आर डैश कोई टू रिंग्स हैं और एफ आपने आर से आर डैश पर डिफाइन कर दिया। आर और आर डैश रिंग्स हैं, एफ आपने मैपिंग आर से आर डैश पर डिफाइन कर दी। अगर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है तो एफ एम्बेडिंग मैपिंग है। यानी सिंपल मैपिंग तो है, लेकिन अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो एफ एफ को क्या बोलते हो, एम्बेडिंग मैपिंग। और रिंग को एम्बेडेड बोलने का भी कुछ ना कुछ रिलेशन तो आइसोमॉर्फिज्म से ही होगा, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब रिंग आर को आप क्या कब बोलोगे कि वो एम्बेडेड है रिंग आर डैश में, अगर एस डैश कोई सब रिंग एग्जिस्ट करती है आर डैश की, कि आर उस एस डैश के आइसोमॉर्फिक हो जाए, यानी आर और एस डैश के बीच, आर और एस डैश के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। सिंपल सी बात है, एक रिंग आर है, एक रिंग आर डैश है। कोई भी रिंग दूसरी रिंग में एम्बेडेड कब होगी, अगर इसकी कोई सब रिंग इस टाइप से एग्जिस्ट करती है कि इस रिंग और उस सब रिंग के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए, या फिर आप कह सकते हो आर एस डैश के आइसोमॉर्फिक हो जाए। सिंपल है ना। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अ रिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस आपको पता है, ए डिवाइड बाई बी इस टाइप के सेट होते हैं ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आर अगर कोई रिंग है, उस रिंग के आपने दो एलिमेंट्स उठाए, तो ए बाय बी इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स का कलेक्शन आपने किया, उस सेट को आप बोलते हो सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आर। यानी आर के क्वेश्चंस किस टाइप्स के होंगे, ए बाय बी टाइप के, जहाँ ए और बी आर के ही एलिमेंट होंगे, उनका सेट बना लिया, उस सेट का बोलते हो सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अ रिंग। अब देखो, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम पे। ये कहती है एनी रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट, यानी रिंग है उसमें 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसे रिंग जिसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है, दिस कैन बी एम्बेडेड इनटू ए रिंग विद यूनिटी। यानी इसको आप एम्बेड कर सकते हो किसी दूसरे रिंग में जिसके पास यूनिटी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एनी रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट, जिस एक ऐसी रिंग है जिसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है, उसको आप एम्बेड कर सकते हो किसी दूसरे रिंग में जिसके पास यूनिटी एलिमेंट है। अब एम्बेडेड रिंग की डेफिनेशन क्या होती थी कि ये जो रिंग है ना जिसको आप एम्बेड करना चाहते हो, ये आइसोमॉर्फिक हो जाए किसके, इस दूसरे रिंग के किसी सब रिंग के। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, देखो इस थ्योरम के अंदर देखो, आर हम कोई रिंग लेंगे विदाउट यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। आर डैश हम एक सेट डिफाइन कर देंगे आर क्रॉस जेड टाइप का। बिल्कुल ध्यान से समझना हर स्टेप को, अगर ये समझ गए आप तो थ्योरम बिल्कुल इजीली हो जाएगी। आर रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट लेंगे और आर डैश आर मल्टीप्लाई बाय जेड इस टाइप से डिफाइन कर देंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, पहला काम हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो आर डैश है ना, ये एक रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि इसने थ्योरम में ही कहा है हमें एक ऐसी रिंग चाहिए जो विदाउट यूनिटी एलिमेंट है, एक ऐसी रिंग चाहिए जो विद यूनिटी एलिमेंट है। ये तो हमने ले ली कि आर एक रिंग है विदाउट यूनिटी एलिमेंट, लेकिन आर डैश को इस टाइप से डिफाइन करके हम ये प्रूव करेंगे कि आर डैश रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। उसके बाद देखो, आपको पता है एम्बेडेड करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, वो जो हमें दूसरी रिंग मिली ना उसकी हम एक सब रिंग लेते हैं। तो एस डैश हम एक सेट मान लेंगे आर क्रॉस सिंगलटन जीरो सेट, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये आर डैश की सब रिंग है। अब हमारे पास क्या है, ये रिंग भी है और उस आर डैश की सब रिंग भी है। फिर हमें क्या प्रूव करना होता है कि ये आर उस एस डैश के क्या है, आइसोमॉर्फिक। मतलब कोई एफ आर से एस डैश में इस टाइप से एग्जिस्ट करता है एफ मैपिंग कि वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी आइसोमॉर्फिज्म है।
ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। लेके सिर्फ इतना चलेंगे कि R एक रिंग है विदाउट यूनिटी एलिमेंट। R डैश को R क्रॉस Z डिफाइन करके इसको ये प्रूव करेंगे कि ये रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। S डैश को डिफाइन कर देंगे R क्रॉस सिंगलटन 0 और S डैश को प्रूव करेंगे कि ये सब रिंग है R डैश की। और तीसरा काम क्या करेंगे, ये दिखाना है हमें कि ये जो R है ये S डैश के आइसोमॉर्फिक है, यानी R और S डैश के बीच में एक F मैपिंग इस टाइप से एग्जिस्ट करती है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, यानी होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन 2 है। ये 3 काम जैसे ही हमने प्रूव कर दिए, हमारी थ्योरम बिल्कुल अच्छे से प्रूव हो जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। R रिंग लेते हैं विदाउट यूनिटी एलिमेंट, यू नो वेरी वेल। Z रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, ये मैंने आपको बताया था कि R डैश हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे। अब देखो पहला काम क्या था, R डैश को क्या प्रूव करना, रिंग विद यूनिटी। रिंग मतलब 8 प्रॉपर्टीज तो रिंग की, एंड विद यूनिटी यानी 9th प्रॉपर्टी ये कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। पहली बात, एडिशन इस टाइप से डिफाइन होता है, इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, ऐसा ही होता है। ऐड करो तो ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करो तो देखो मल्टीप्लाई में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि AB, AN और MB ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और जो लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे ना वो अकेला बन जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट। मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से डिफाइंड है। ऑल्सो पहली बात, रिंग की प्रॉपर्टीज तो 8 होती है ना, इन्होंने 6 तक प्रूव कर रखी हैं, और बाकी 2 कौन सी बची, क्लोजर प्रॉपर्टी। उनको इन्होंने पॉइंट का नाम नहीं दिया, वैसे ही बता दी कि इनका एडिशन भी उसमें होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसमें होगी। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हो उसके लिए, आप क्या करते हो, देखो हम R डैश को रिंग प्रूव करना चाहते हैं, तो R डैश में से 2 एलिमेंट लोगे, आप ये प्रूव करोगे कि उनकी एडिशन भी उसी के अंदर है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी, और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यानी AM R डैश से लोगे और BN किस में से लोगे, वो भी R डैश से लोगे। अब देखो AM और BN अगर R डैश में से हैं, तो A और B वो तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे, और जो बाद वाले हैं यानी M और N ये इंटीजर्स होंगे। अब A भी R में है, MN इंटीजर है, तो इनकी एडिशन भी R में होगी, ये इंटीजर हो गए। यानी इनका एडिशन, यानी एक R के एलिमेंट का और एक Z के एलिमेंट का एडिशन, नहीं सॉरी, A प्लस B R में है और M प्लस N किस में है, Z में है। तो देखो बीच में एक स्टेप और आएगा, वो स्टेप आएगा ये कि ये R का एलिमेंट है, ये Z का एलिमेंट है, और अगर एक R के एलिमेंट को एक Z के एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रख देते हैं, तो वो R डैश का एलिमेंट हो जाता है। यानी A प्लस बी कॉमा M प्लस N किसका एलिमेंट हो गया, R डैश का। इसको फिर आप इस टाइप से लिख सकते हो, AM प्लस BN बिलोंग्स टू R डैश। तो इसने इसलिए ये लिख दिया, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में एक स्टेप आपको लिखना है। अब देखो A और B R में है, ये Z में है, तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन R में होगी और MN की मल्टीप्लिकेशन Z में होगी, ये तो हमें पता है, क्योंकि एक इंटीजर की और एक रियल की मल्टीप्लाई करोगे तो रियल में ही जाएगा। इंटीजर में सिर्फ तभी जाएगा अगर वो दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, यानी ये R में है, ये Z में है, तो एक R का एलिमेंट और एक Z का एलिमेंट उनको आप कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो वो तो R डैश में जा रहा है। इसको फिर आप क्या लिख सकते हो, देखो ऊपर देखो, इसको क्या लिख सकते हो, AM इंटू BN, यानी ये किस में बिलोंग कर गया, R डैश में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिविटी बिल्कुल ईजी है, आप कर लोगे इसको। एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 होगी। इन्वर्स, जहाँ AM है उसका इन्वर्स कौन होगा, -A -M, बिल्कुल ईजी है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम बात करते हैं, पहला हमारा स्टेप हो गया ना, हमें क्या प्रूफ कर दिया कि R डैश क्या है, एक रिंग है, और एक चीज़ रह गई यूनिटी एलिमेंट। तो उसकी जो यूनिटी एलिमेंट है वो 0 1 होगा, और क्यों होगा, क्योंकि 0 1 की किसी भी AM के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो AM के इक्वल ही आ जाता है दोबारा, तो इसलिए ये हमारा यूनिटी एलिमेंट है, कौन, 0 1। उसके बाद अभी हमने स्टेप्स देखे थे ना, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था,
सेकंड काम हम क्या करेंगे, एस डैश कैसे डिफाइन कर देंगे, आर क्रॉस सिंगलटन जीरो। इसको फिर प्रूव कर देंगे कि ये आर डैश की क्या है, सब रिंग है। देखो एस डैश हमने इस टाइप से डिफाइन कर दिया। अब एस डैश होगा तो आर डैश का सबसेट, क्योंकि देखो आर क्रॉस सिंगलटन जीरो है तो ये सबसेट होगा ना। जब हम सिंगलटन की जगह अगर इंटीजर रख देते हैं तो ये सेट बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसका सबसेट है। लेकिन ये क्या है, आर डैश है, तो इसका मतलब एस डैश आर डैश का सबसेट है। सबरिंग प्रूव करना है। सबरिंग प्रूव करने के लिए आपको पता है इसके अंदर से दो एलिमेंट ले लो, अगर उनका डिफरेंस भी उसके अंदर चला जाता है और उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसी के अंदर चली जाती है तो वो सबरिंग होता है। एस डैश के अंदर से दो एलिमेंट लोगे, किस टाइप के होंगे, ए जीरो, दूसरा होगा बी जीरो टाइप का, जहां ए और बी आर में से होंगे, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी एस डैश में चला गया ऑब्वियसली, और उनकी मल्टीप्लीकेशन भी एस डैश में चली गई, तो इसका मतलब वो सबरिंग हो गई। उसके बाद आपके पास सबरिंग भी है और रिंग भी है, तो आप आर से एस डैश में एक मैपिंग डिफाइन कर दो सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ए जीरो। क्यों, क्योंकि देखो एलिमेंट कहाँ से आएगा, आर से, यानी ए आएगा, और आंसर क्या आएगा, इस टाइप का एलिमेंट। इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए जीरो टाइप के, तो एफ ऑफ ए इक्वल होगा ए जीरो के। आइसोमॉर्फिज्म इसको आपको प्रूव करना है, तो होमोमॉर्फिज्म देखो इन्होंने यहाँ प्रूव किया हुआ है। होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन यहाँ प्रूव की हुई है, 1 1 यहाँ प्रूव किया हुआ है, ऑन टू यहाँ प्रूव किया हुआ है। चारों चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस। तो ये एफ क्या बन गई, आइसोमॉर्फिज्म। जब एफ आर से आर डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म है और एस डैश आर डैश की सब रिंग है और आर रिंग है विद यूनिटी, तो इसका मतलब आर कैन बी एम्बेडेड इन आर डैश। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है ना कि आर को आर डैश में कब एम्बेड कर सकते हो, अगर ये आर इसकी किसी सबरिंग के क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिक, यानी इसके और उसके सबरिंग के बीच में एक मैपिंग इस टाइप से एग्जिस्ट कर जाए जो कि आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, यानी होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, स्टेप्स मैंने जो लिखवाए हैं उनको ध्यान में रखना, उसके बाद ये थ्योरम बड़ी नहीं लगेगी, बिल्कुल ईजिली हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको कवर करेंगे। एक्सरसाइज से पहले वाला जितना भी मटेरियल बचा हुआ है ना, इससे नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करके उससे नेक्स्ट में एक्सरसाइज करके और फिर हम नेक्स्ट 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।